In previous two lectures, we have discussed physical properties of acids and various methods by which you can distinguish between acids and bases. Okay. Now today I will discuss why an acid is an acid and what are the distinguishing features which makes it behave like an acid. ओके एसिड क्यों है, वो क्यों एसिड की जैसे बिहेव करता है, क्या उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर दे रहा, या बेसिस में क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो बेसिक बिहेवियर दे रहा है. तो ये डिस्कस करने के लिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सिंपल टेस्ट. ओके, इससे फिर स्टेप बाय स्टेप वी विल गो ऑन और मैं आपको बताऊंगी कि एसिड्स क्या इंटरनली उनके अंदर स्पेशलिटी है कि वो एसिडिक बिहेवियर दे रहे हैं, और बेसिस के अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो बेसिक बिहेवियर दे रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसके लिए वी विल बी डूइंग अ सिंपल टेस्ट. टेस्ट क्या कर रहे हो आप कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ड्राई सोडियम क्लोराइड, नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर. अगर डिसॉल्व्ड इन वाटर है तो आप उसको बोलते हो NaCl एक्वस. आप सिंपल सोडियम क्लोराइड ड्राई फॉर्म में, मतलब सिर्फ सॉलिड फॉर्म में आपने सोडियम क्लोराइड लिया एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में. ये बहुत ही इम्फेसिस का पॉइंट है कि ड्राई टेस्ट ट्यूब मतलब देयर आर नो वाटर कंटेंट्स इन दैट. ओके, तो आपने सिंपल से एक टेस्ट ट्यूब में ड्राई सोडियम क्लोराइड लिया और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि एज यू नो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी मच हैजार्डस, तो आपने स्लोली पोर किया इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO2. तो विच केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, आपका जो सोडियम क्लोराइड है इट विल रिएक्ट विद H2SO4 and it will form a salt which is NaHSO4 which is called as sodium bisulfate या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. ये एक सॉल्ट बनेगा और HCl गैस विल बी रिलीज्ड. क्या हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में? यू हैव टेकन सोडियम क्लोराइड एंड पोर्ड concentrated sulfuric acid, so it will give sodium bisulfate and HCl gas will be released. What is very important in this particular chemical reaction is that the hydrogen chloride gas is released. Okay, hydrogen chloride it is not dissolved in water, the HCl gas is released. Now you know कि if it's an acidic, if a particular substance is acidic it turns blue litmus red. Okay, so I will take a dry litmus paper and I will bring it near the test tube where HCl gas is evolved. अब HCl gas evolved हो रही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक हम एसिड बोलते हैं पर ये HCl गैस है. तो अगर आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर इसके पास लाते हो तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है या नहीं होता, दैट वी हैव टू चेक. तो आप देखोगे कि अगर आप ड्राई HCl गैस के पास ला रहे हो तो आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होता है. ठीक है. सेकेंडली, लेकिन अगर वही आप वेट ब्लू लिटमस लाते हो पेपर, वेट मतलब थोड़ा आपने उसको डिप कर लिया वाटर में और तब वो आप टेस्ट ट्यूब के पास ला रहे हो तो आप देखोगे कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, ये एक वे है. सेकेंड में आप क्या कर सकते हो कि ये जो ड्राई HCl गैस है ये आप वाटर में पास कर दो. अब इस वाटर में HCl गैस डिसॉल्व हो जाएगी. अब अगर इस वाटर में इन विच HCl गैस इज पास, अगर इसमें आप डिप करते हो तो आप देखोगे फिर से आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में भी आप देख रहे हो कि ब्लू लिटमस रेड हो रहा है. पर अगर आप वाटर की जगह ले रहे हो दूसरे सॉल्वेंट आपका वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाते हैं इसलिए इसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हो. उसके जगह आप बेंजीन या टॉलिन लेते हो, ये भी एक सॉल्वेंट है. ठीक है, अगर आप उसको लेते हो उसमें HCl गैस पास कर रहे हो और फिर आप उसमें डिप कर रहे हो आपका लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो ब्लू टू रेड नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये जो जितने भी मैंने सिनेरियोज आपको बताया जिसमें आपने लिटमस पेपर से टेस्ट किया, आपने देखा कि जब भी HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है जब भी HCl गैस, तभी वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है और किसी भी केस में वो नहीं कर रहा है. अगर आप ड्राई HCl ले रहे हो तो नहीं, अगर आप उसको टॉलिन या बेंजीन से पास कर रहे हो तो नहीं. दो ही केसेस में आपका ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, या तो आपका लिटमस पेपर वेट है या आप HCl गैस को पास कर रहे हो वाटर से. इसका मतलब क्या है कि HCl गैस जो है वो कब एसिडिक बिहेवियर दे रहा है? जब वो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है.
ठीक है। तो ड्राई HCl में क्या होता है और जब वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो क्या होता है, वाटर की ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो HCl गैस को HCl एसिड में कन्वर्ट कर देती है। लेट्स सी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो जितने भी बॉन्ड होते हैं इंटरनली, जितने भी कंपाउंड्स के बीच में दो मेन टाइप के बॉन्ड होते हैं, दे कैन बी कोवेलेंट और दे कैन बी आयनिक। दे कैन बी कोवेलेंट और दे कैन बी आयनिक। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो HCl बनता है, ठीक है। तो अगर HCl गैस है तो ये HCl क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इन बिटवीन। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आयनिक कंपाउंड का मतलब जहाँ पे गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यू नो कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 287। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8। तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो उसका जो इनर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे इनर मोस्ट शेल जो होता है वो के शेल होता है, उसकी कैपेसिटी 2 होती है, ठीक है। तो इसमें इसको जो Cl है उसका ये थर्ड शेल है 287, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई हो सकते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वही हाइड्रोजन है, उसका जो इनर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इनर मोस्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2। इसका मतलब ऑल इन शॉर्ट हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो वो क्या करते हैं, 2 वेज है। एक वे है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, ये सपोज ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, आई रिप्रेजेंट इट विथ अ डिफरेंट कलर। ये जो ब्लू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो अब अभी इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका मतलब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन के पास भी 1 2 हो गया, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक जो उसको क्लोरीन से उसने शेयर किया, और क्लोरीन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, उसका एक इलेक्ट्रॉन और एक उसने जो हाइड्रोजन से शेयर किया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नाइदर ऑफ हाइड्रोजन नॉट इट इज ऑफ क्लोरीन, इट इज शेयर्ड बिटवीन द टू, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, HCl अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, अगर वो फॉर्म करे आयनिक बॉन्ड, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के पास है वो दे देता है क्लोरीन। किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हाइड्रोजन का, तो उसके शेल कंप्लीट हो जाते हैं और ये अपना या तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो पूरा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो बन जाता है H+ क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ये बन जाता है Cl- क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये कौन सा टाइप का कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यू कैन से आयनिक कंपाउंड हो रहा है। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है क्लोरीन दे रहा है। उसके पहले हमने क्या देखा कि दोनों शेयर कर रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड रहता है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड है वो ब्रेक नहीं होता है, वो जब गैस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अभी समझ गया। अब मैं बताने जा रही हूँ कि वाटर में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से जब आपकी HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आ रही है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है, क्योंकि उसी केस में वो ब्लू लिटमस को रेड कर रही है। तो अगर आप वाटर के केस में देखोगे तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और पोलर और नॉन पोलर होने का मतलब क्या है, पोलर का मतलब होता है अगर कहीं पे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, जैसे आपके जो मैग्नेट्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, एक साइड पे आपका नॉर्थ पोल, एक साइड पे आपका साउथ होता है पोल, ठीक है। तो वहाँ पे पोलैरिटी होती है, वैसे ही आपका जो वाटर इट इज पोलर इन नेचर।
ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 2 and 6। वाटर का फिर से क्या है, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो इट रिसीव्स व्हाट, इट रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर हाइड्रोजन। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो उस इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो +2 हो जाता है, तो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपके, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी क्यों डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ वो बहुत हाई नेगेटिव हो गया, और हाइड्रोजन दे आर नॉट हैविंग इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो इसलिए किसमें कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आयंस बन गए हैं वो। तो इसीलिए ऑक्सीजन नेगेटिव और ये जो है हाइड्रोजन उसकी तरफ पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है, तो पोलैरिटी डेवलप हो गया, ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ये पोलर हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव, पोलैरिटी, ठीक है। तो इसीलिए जब आपका HCl जिसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म है, when they dissolve in water and it comes in contact with water, तो what happen कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो क्या होता है, हाइड्रोजन में प्लस ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास कम है। तो हाइड्रोजन जो थोड़ा पॉजिटिव है उसकी तरफ आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर पोलर इन नेचर दे गेट स्टिक टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो ये नेगेटिव चार्ज है तो वो हाइड्रोजन को पुल करते हैं अपनी तरफ। वैसे अगर आप क्लोरीन को देख रहे हो तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव, ये देख रहे हैं आप, ये जो पॉजिटिव पोर्शन होता है, ये जो पॉजिटिव, ये जो आपका ये जो सिंगल यूनिट है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें O मीन्स ऑक्सीजन, 2 जो H है दैट मीन्स योर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो इसका अब हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसको स्टिक करता है और अपनी तरफ पुल करता है। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, जस्ट आई शोन यू अ सिंपल सिनेरियो, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको स्टिक करके अपनी तरफ पुल करते हैं। तो H को वो अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, Cl को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और इसके वजह से ये जो H सेपरेट हो जाता है और Cl सेपरेट हो जाता है। अब सेपरेट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है जो शेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, इसलिए वो H+ बन जाता है, और Cl क्या करता है, वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको गेन कर लेता है हाइड्रोजन से, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है। और उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं जो उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन को, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि H अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो ये क्या बन गया आपका H+ आयन, और ये बन गया आपका Cl- आयन, ठीक है। पर आप इसको H+ नहीं बोल सकते हो सिंपली, क्योंकि H+ क्या करता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। मतलब अगर H+ है, वो H2 वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख लो कितने सारे अटैच है, तो वो फॉर्म करता है, एक्चुअली वो H+, H2O+ के फॉर्म में रहता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ठीक है, हाइड्रोनियम हम H+ से ट्रीट करेंगे उसको। H+ जो है ये आयन है, Cl- क्या, ये भी आयन है। और आपने देखा है कि जब भी आपने देखा है कि अगर आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अब वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, आयंस, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप सिंपल HCl लो तो उसमें आयन फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर बीइंग पोलर इन नेचर, इट सेग्रीगेट्स H and Cl and it converts this particular molecule in segregate it into ions, H+ ions and Cl- ions, जिसकी वजह से जो H+ आयंस हैं, इस H+ आयंस के वजह से आपका जो HCl है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ एसिड। तो आप अगर जितने भी एसिड्स देखते हो उसमें H+ आयन होता है, जिसके वजह से इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मैं इसको रब कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आपके पास एसिड्स हैं, फिर सेम चीज़ हम बेसिस के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आपके एसिड्स हैं, लेट्स सी, ठीक है। कौन कौन से एसिड्स से आप देखोगे सबके पास HCl है, हाइड्रोजन एटम है, जैसे HCl है, ठीक है। तो H इसमें क्या है, H है, जब आप इसको एक्वस वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब क्या आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएशन? डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि इसमें H और Cl सेपरेट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयंस, इसको आप बोलते हैं डिसोसिएशन। और आयनाइजेशन क्या है कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है कोवलेंट कंपाउंड का इनटू आयंस, इसको आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन, ठीक है। द डिसोसिएशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक HCl इनटू आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस का मतलब ही होता है कि वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो अगर आपने HCl को एक्वस किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये सेग्रीगेट होता है H+ और Cl- आयंस में, और यही जो H+ आयंस है ये इसको एसिडिक बिहेवियर देते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो HCl किसमें डिसोसिएट हो जाता है, H+ आयंस में। अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक्वस इन नेचर है, ये भी किसमें सेग्रीगेट होता है, H+ आयंस, और फिर बचा क्या आपका सल्फेट आयन, ठीक है। अब यहाँ पे पर 2+ कितने हाइड्रोजन के एटम्स है आपके 2, तो इसमें कितने आयंस बनेंगे 2, और सल्फेट ग्रुप के ऊपर कितना होता है 2 नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहाँ पे देखो इन ऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे HCl, H के ऊपर एक पॉजिटिव, Cl के ऊपर एक नेगेटिव, प्लस एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया नलिफायर। वैसे अगर आप H2SO4 देख रहे हो तो 2H+ है, और ये सल्फेट ग्रुप के ऊपर एज यू नो कि 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप बात करते हो नाइट्रिक एसिड की, वो भी अगर एक्वस फॉर्म में है तो इट विल व्हाट, इट विल सेग्रीगेट, इट विल बी आयनाइज्ड, ये फॉर्म करेगा H के ऊपर प्लस चार्ज, और हमें मालूम है कि नाइट्रेट ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नाउ ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको वाटर के कांटेक्ट में करते हो आप, तो वो फुल्ली डिसोसिएट, जो जब जितने भी HCl के आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट हो जाएंगे H+ और Cl- में, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट वीक एसिड्स, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। व्हाट अबाउट वीक एसिड्स, अगर आपके वीक एसिड्स है तो क्या होता है, लेट्स सी। मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो फुल्ली डिसोसिएट हो जा रहे हैं H+ में और Cl- में, ठीक है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट वीक एसिड्स में आप ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर कार्बोनिक एसिड है तो अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये वीक क्यों है, क्योंकि ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है, सारे उसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये जो हाफ पार्शियल डिसोसिएशन है उसको शो करने के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो कि पार्शियल डिसोसिएशन है। इसमें भी क्या बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2H+, और आप देखोगे कार्बोनेट ग्रुप है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल दे आर आल्सो नलिफाइड, व्हाई, बिकॉज ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, इट विल गेट नलिफाइड। तो एक मॉलिक्यूल आपको H2CO3 का 2 H+ आयंस दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ एक्वस लिखना इज वेरी एसेंशियल, ये भी एक वीक एसिड है। तो ये भी कैसे डिसोसिएट होता है, पार्शियल डिसोसिएशन है इसका, ये हमें 3H+ आयंस देता है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 1 2 3, और इसके ऊपर एक H के ऊपर एक प्लस, तो 3H के ऊपर 3+, तो मतलब एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इज गिविंग मी 3H+ आयंस। अगर आप बात करते हो एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड ये एक्वस फॉर्म में है, व्हाट इट गिव्स, ये एसिटेट ग्रुप होता है, एसिटेट ग्रुप, और ये वाला H, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3COO- और H+। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो H है, ये क्यों डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि ये जो CH3COO है ये ऑर्गेनिक एसिड है, अगर ये एसिडिक एसिड, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ये जो सिर्फ O में जो H अटैच रहता है, O में जो O में अटैच रहता है वो ही सेग्रीगेट होता है,
OH ग्रुप। आप पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो CH3COOH है ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें ये जो CH3 फॉर्मेशन है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पर ये जो OH ग्रुप होता है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच में, इसलिए ये सेग्रीगेट, यहाँ वाला एक्स सेग्रीगेट होता है, ये वाला नहीं होता क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? हम और डिटेल में इसको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है कि ये आप सारा देख रहे हो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक चीज इसमें आती है जिसको आप बोलते हो बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ H+ ions which is given by a single molecule of acid is called its basicity। बेसिसिटी का मतलब है, अगर आप ये सिंगल मॉलिक्यूल देख रहे हो कार्बोनिक एसिड का, तो ये यहाँ से चालू करते हैं, जैसे CH3COOH, एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H+ आयंस दे रहा है? सिंगल H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है? इसकी बेसिसिटी 1 है, या आप बोल सकते हो कि ये मोनोबेसिक है। अगर आप देख रहे हो कार्बोनिक एसिड, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का दे रहा है 2 H+ आयंस, इसलिए ये क्या है? डाइबेसिक इन नेचर है। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड देख रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल कितने आयंस दे रहा है? कितने H+ आयंस दे रहा है? 3 H+ आयंस दे रहा है, इसलिए इट इज ट्राइबेसिक इन नेचर। इसको बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड ये बेसिसिटी क्यों बोलते हैं वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना आप समझो कि ये जितने H+ आयंस देता है उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे अगर सिंगल दे रहा है तो मोनोबेसिक, 2 आयंस दे रहा है सिंगल मॉलिक्यूल इट इज डाइबेसिक, और अगर 3 दे रहा है तो इट इज ट्राइबेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इसीलिए ये वीक है क्योंकि ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसमें H+ आयंस कम है। और वो क्यों है? क्योंकि उसमें ज़्यादा वो फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, फुल्ली जितने भी मॉलिक्यूल है सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, पर यहाँ पे सारे नहीं होंगे डिसोसिएट, ठीक है। इसीलिए ये वीक है और वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं सेम चीज, बेस में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो बेसिस की तरह कि वो बेसिक बिहेवियर देते हैं। जैसे मैंने आपको एसिड्स बताया, कुछ भी नहीं है, सब चीज अप्लाई होती है, बस दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन बेस हम यूज करते हैं वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाता है Na++ और OH- में, क्योंकि हमें पता है OH की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और सोडियम की भी होती है 1, पर ये 1 पॉजिटिव है और ये 1 नेगेटिव है। सोडियम के पास का सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो वो क्या करता है, क्या उसके लिए ज़्यादा बेटर है? उसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बजाय वो ज़्यादा कन्वीनियंटली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैलेंस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप हाइड्रोक्साइड ग्रुप देखोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है। क्या हो रही है सेम चीज? यहाँ पे जैसे HCl था, यहाँ पे है Na और OH, ठीक है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, ठीक है। अगर ड्राई है तो नहीं देगा बेसिक बिहेवियर, पर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सेम चीज होती है। जैसे मैंने बताया जब NaOH है, ड्राई है, तो उसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सेम चीज होती है। Na थोड़ा पॉजिटिव और OH थोड़ा नेगेटिव, तो इट इज सेग्रीगेटेड। वाटर बीइंग पोलर इन नेचर, इट सेग्रीगेट्स Na and OH अपार्ट। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे Na और यहाँ पे बन जाएगा आपका OH, ठीक है। अब Na का क्या है? Na अब वो क्या करता है कि अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन जो OH के साथ शेयर कर रहा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? दे देता है, पूरा ट्रांसफर हो जाता है OH ग्रुप को, और इसीलिए Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिक, वो क्यों बेसिक बिहेवियर दे रहा है? क्योंकि उसमें OH आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? इसमें OH आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, which gives it a basic behavior। तो सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो KOH एक्वस। तो इसमें क्या होगा? K++ और OH-, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है आपका? इसको आप एक्वस बोलते हो। इसमें भी जो डिसोसिएशन होता है
इसको आप एक्वस बोलते हो, क्योंकि जब डिसोसिएट होते हैं तो दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए जब ये डिसोसिएशन होता है तो आपको एक्वस शो करना नेसेसरी है। अब अगर आप देख रहे हो KOH को और आप क्या बोलते हो, इट इज बेसिक कंपाउंड, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉस्टिक पोटैश, ये उसका जनरल नेम है, कॉस्टिक सोडा NOH का और कॉस्टिक पोटैश इसका। अब मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हो, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब क्या है कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब ये होता है कि जब भी ये कांटेक्ट में आ रहा है वाटर के, तो ये फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में फुल और OH आयंस उतने फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस से जितने नंबर ऑफ OH आयंस फॉर्मेशन होते हैं उसको उसकी एसिडिटी बोलते हैं। जैसे H+ आयन वहाँ पे एसिड्स में जितने फॉर्म होते हैं उसको इसकी बेसिसिटी बोलते हैं, यहाँ पे जितने OH- आयंस फॉर्म होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस उसको आप उसकी एसिडिटी बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल एक ही OH आयन फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इट इज मोनोबेसिक इन नेचर। अब आता है वीक बेसिस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर वीक बेसिस की आप बात कर रहे हो तो वीक बेस है आपका फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेकेट लाइम या लाइम वाटर। अगर आप अब ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर मैंने बताया कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 OH है, तो क्या होगा आपका 2 OH नेगेटिव, इसको आप एक्वस ही लिखोगे। तो यू कैन सी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस से आपके 2 OH आयन फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इट इज व्हाट, इट इज डायएसिडिक इन नेचर। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, ये भी एक वीक बेस है, तो ये जब कांटेक्ट में आता है तो ये भी कितने आपके OH आयन फॉर्म कर रहा है, 2 OH आयन, तो इसलिए इट इज ऑल्सो मोनोएसिडिक इन नेचर। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब आप क्या देख रहे हो कि जितने भी बेसिस है व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर बीइंग पोलर इन नेचर, इट सेग्रीगेट्स इट इनटू 2 part and we get OH ion. So in all the bases we get OH ion, and that's why they behave like bases and they give a basic behavior, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए वो बेसिक बिहेवियर देखता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि वीक एसिड्स वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारा मैंने बता दिया। अब अगर आपको ये बहुत ही बार एग्जाम्पल आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी एसिड है, अगर कोई भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो आप उसको डाइल्यूट कैसे करोगे, डाइल्यूट करने का व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत ही क्वेश्चन बार बार आता है, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एसिड क्यों है, बेस क्यों है, इंटरनली व्हाट हैपेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ मैंने बताया। अब मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको डाइल्यूशन करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। वन मेथड कैन बी कि आपने जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसको मुझे डाइल्यूट करना है, तो मैं क्या हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया, ठीक है। डाइल्यूट करना मतलब उसमें वाटर मिक्स करना। तो अगर ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें आपने वाटर पोर किया, वाटर पोर करने से क्या हो जाएगा, इज इट सेफ? नो, इट इज नॉट एट ऑल सेफ, इट इज वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है ये? क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस। इससे क्या होता है, जब आप सडनली बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड में आप वाटर पोर कर रहे हो तो सडन एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से सडनली अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिस एसिड में स्प्लैश आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर और वो आपके ऊपर आ सकता है, तो इट इज वेरी हैजार्डस। वन रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि एक्सोथर्मिक होने की वजह से लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, और क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको पोर किया तो इस पोर्शन में क्या होगा, सडनली बहुत सारा
हीट एक सडनली जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लोकलाइज्ड इस पोर्शन में बहुत एक साथ बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपका ये जो कंटेनर है, एंड एज यू नो कि आप जो भी आपके एसिड्स रखते हो ग्लास कंटेनर्स में जनरेट करते हो, तो ये जो आपका ग्लास है टेस्ट टू में ब्रेक, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स में ऑकर, अगर एक ब्रेक होगा तो आपकी पूरी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्प्रेड हो जाएगी, स्पिल हो जाएगी, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द सेफ प्रोसेस टू डाइल्यूट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? तो सेफ प्रोसेस ये है कि आप वाटर में एसिड, आप एसिड में वाटर नहीं डालते हो, आप वाटर में एसिड डालते हो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप वाटर ले लेते हो, ठीक है, आप वाटर ले लो, जितना भी आपको डाइल्यूट करना है उतना आपने वाटर ले लिया, फिर कैलकुलेटेड जितना भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है वो आप धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब से इसमें आप पोर करोगे धीरे धीरे। पर सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, आपको एक स्टरर भी रखना है। आपको क्या रखना है, एक स्टरर भी रखना है। ये क्या है, आपका एक स्टरर है, आपको एक स्टरर भी रखना है। स्टरर का क्या काम है कि वो स्टरिंग करता रहेगा। तो इन दोनों का ये दोनों जो ये जो तरीका हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो वे अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, पहले तो वाटर है बहुत सारा और आप धीरे धीरे इसमें एसिड पोर कर रहे हो, तो जो भी हीट आपकी इवॉल्व हो रही है वो धीरे धीरे एक्सोथर्मिक होने की वजह से धीरे धीरे हीट इवॉल्व हो रही है, और आप स्टरर यूज करके जो भी हीट हो रही है एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है आप उसको स्टर करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि लोकलाइज एक ही एरिया में बहुत सारी हीट जनरेट ना हो। ठीक है, तो आप उसको स्टरिंग करते रहते हो। तो स्टरिंग करने से क्या होता है कि जो भी एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट आपकी इवॉल्व हो रही है वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इससे आपका जो आपका जो भी वाटर है या एसिड स्प्लैश आउट नहीं हो रहा है। सेकेंड, आपके कंटेनर के ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं। ठीक है, इसीलिए आप अगर कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड, तो आप बोलोगे यू टेक वाटर एंड देन यू ऐड एसिड, वाइस वर्सा इज नॉट एट ऑल सेफ। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप बेसिस के लिए भी सेम चीज यूज करते हैं, मैं जो भी बता रही हूँ एप्लीकेबल टू बेसिस ऑल्सो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि अगर आपने कोई भी एसिड के अंदर वाटर डाला या जो भी वाटर के अंदर एसिड डाला, आपने डाइल्यूट किया एक एसिड को, तो उसकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पास एसिड है, अभी ये सपोज मैंने इसके अंदर पहले ये 2 ml था, फिर मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर कितना ऐड कर दिया मैंने, सपोज 3 ml वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल अब कितना हो गया मेरा 5 ml। अब एसिड तो उतना ही है, तो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपने डाइल्यूशन किया तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिक्रीज। क्यों हो रहा है? क्योंकि H+ आयंस आपके उतने ही हैं, पर वाटर उसमें इंक्रीज हो गया, तो H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज, जिसकी वजह से आपके एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर आपका वीक एसिड फॉर एग्जांपल अगर आपका है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उसमें आपने वाटर डाला है, आपने उसको वाटर डाल के आपने उसको डाइल्यूट किया है, तो उस केस में H+ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, पहले केस में हमने देखा कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एसिड में डाइल्यूट करने पे डिक्रीज हो गया। पर अगर आपका वीक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड, इसको अगर मैं डाइल्यूट करती हूँ, मींस आई ऐड वाटर इन दिस, तो क्या होगा, इसमें भी हमारा सेम क्वेश्चन होगा कि नहीं, इसमें भी क्योंकि वाटर आपने ऐड कर दिया तो इसमें भी H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है इसमें। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो H2CO3 है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वीक एसिड क्यों है, क्योंकि उसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल H+ आयन में सेग्रीगेट नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे दे आर स्टिल लेफ्ट इन वाटर व्हिच आर नॉट डिसोसिएटेड। ठीक है, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो डिसोसिएट हो पाए। लेकिन जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो आपको पता है कि वाटर इज पोलर इन नेचर एंड इट सेग्रीगेट्स आयंस, तो जब आप वाटर उसमें ऐड करते हो तो जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं आपके एसिड के,
वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एनर्जी दे रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है कि जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाए। तो जो पहले H+ आपके आयंस थे वो बढ़ जाते हैं जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं, पर बढ़ के भी उतने नहीं बढ़ते हैं कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज हो सके, है ना, क्योंकि वाटर और वॉल्यूम बहुत सारे आप ऐड करते हैं, पर उसमें जो H+ आयंस डिसोसिएट थोड़े से और हो जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में नहीं होते कि आपका एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ा सके। एसिड का स्ट्रेंथ फिर भी कम ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि H+ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। पर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उसमें क्या होता है, फुल्ली डिसोसिएट, जैसे वाटर के कॉन्टैक्ट में आए फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं, उसमें कोई भी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बचता ही नहीं है कि वो डिसोसिएट हो सके। तो अगर आप वाटर ऐड भी करते हो तो ऑलरेडी जितना डिसोसिएट होना चाहिए, सेग्रीगेट होना है, वो ऑलरेडी ही हो जाते हैं और कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो और फर्दर डिसोसिएशन हो जाए। ठीक है, तो बस मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वीक एसिड, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप उसको डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने से वो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है और H+ आयंस भी उसके इंक्रीज नहीं होते। पर अगर आपका वीक एसिड है तो वीक एसिड में क्या चीज़ होता है, वीक एसिड में ये चीज़ होता है कि जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो जो कुछ क्योंकि वो वीक है, कुछ उसमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर के कांटेक्ट में आने से डिसोसिएट होते हैं, तो H+ आयंस इंक्रीज होते हैं, पर वो उनका इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज हो सके। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इसमें डिक्रीज ही होता है क्योंकि वाटर जो आपने ऐड किया है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो H+ आयंस बढ़े, पर H+ आयंस बढ़ते हैं, ये पॉइंट है वीक एसिड में डाइल्यूशन पे। ठीक है, अब ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बोला वो एप्लीकेबल आपका होता है, जो भी मैंने आपको सेम चीज़ बोला वो एप्लीकेबल होता है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में। सेम वे है डाइल्यूशन का, सेम अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो स्ट्रेंथ उस बेस की डिक्रीज होती है। सेम चीज़ अगर वीक बेस है और आप वाटर का डाइल्यूशन करते हो तो OH- आयंस इंक्रीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है बेस का यहाँ पर भी डिक्रीज होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जो आपने डाला है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो मोर OH आयन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सारा बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली एसिड्स की क्या स्पेशलिटी है कि दे बिहेव लाइक एसिड्स और बेसिस की क्या स्पेशलिटी है कि दे बिहेव लाइक बेसिस। और अब इसी का जो नेक्स्ट चीज़ है, ये जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, वो आता है आपका pH एक स्केल है जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा। अभी आप आज जो भी मैंने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज है क्योंकि इसी के बेस पे आप pH को स्टडी करोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय।